ये कविता से मतलब चैप्टर 1 हमने पढ़ा, तो उसके प्रश्न उत्तर है कविता से है। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? तो इसका उत्तर है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है कि अभी उसके जीवन में काफ़ी उत्साह है और ऊर्जा है। यानी कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि उनके अंदर एक तरीके से उल्लास है, कुछ करके दिखाने का एक तरीके से एक जोश है। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ है, यानी कि उनको खुद पे विश्वास है कि हाँ वो कुछ करके दिखा देंगे। यह युवा पीढ़ी को आलस्य से उभारना चाहता है। यानी कि वो क्या चाहते हैं वो, यानी कि जो युवा पीढ़ी आने वाली है, जो नई पीढ़ी है, उसको आलस्य से बाहर निकालना चाहते हैं। चूँकि कवि के जीवन में वसंत का आगमन हुआ है, उनके जीवन में अभी अभी नया वसंत आया है, अतः वह युवाओं के जीवन को हरा भरा कर देना चाहता है। यानी कि जैसे कि उसमें हमने पढ़ा था कि हाँ वो यानी कि एक नई पीढ़ी को एक अच्छा दरवाज़ा दिखाना चाहते हैं, उससे वो क्या करें, अनंत तक लेके जाएं। तो यही है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? तो इसमें होगा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिला देना चाहता है। यानी कि वो भी कलियां हैं, वो भी खिले हुए फूल नहीं हैं, तो उनको खिलाना चाहता है। उसे विश्वास है कि उसे कलियों पर वसंती स्पर्शभार हाथ फेरकर उन्हें पुष्पित कर देगा। यानी कि कवि को यह विश्वास है, उसको यह लगता है कि हाँ मैं कलियों पर एक तरीके से हाथ फेरूंगा। यानी कि इसमें कलियां दी हुई है, लेकिन इसमें क्या अर्थ है, युवा पीढ़ी। ठीक है, आप उसे यह समझकर लेके जाएं। वो उसको क्या बोल रहे हैं कि मैं उनके हाथ फेर कर उन्हें एकदम अच्छी युवा पीढ़ी बना दूंगा, एक पुष्पित बना दूंगा। दूसरे शब्दों से कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है। यानी कि इसमें हमने जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो युवा पीढ़ी के बारे में बता रहा है, तो इसमें भी है, आप ये भी लिख लें। दूसरे शब्दों से कवि अपनी काव्य रचना से युवकों को उज्जवल भविष्य का दरवाजा दिखा देने की बात करता है। यानी कि वो क्या कर रहा है, युवा पीढ़ी को, नई पीढ़ी को उज्जवल भविष्य यानी एक अच्छा भविष्य देने की क्या कर रहा है, बात कर रहा है इसमें। अगला थर्ड क्वेश्चन है, कवि पुष्पों को तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या क्या करना चाहता है? तो कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए उन पर वसंत जैसा कोमल स्पर्श भरा हाथ फेरना चाहता है और उन्हें खिला देना चाहता है। बिना खिली हुई कलियों आलस्य में पेड़ युवाओं की प्रतीक है। वह उनके आलस्य को दूर कर नए और मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। यानी कि जो कवि है वो पुष्प, जो फूल इसमें युवा पीढ़ी को कहा गया है, तो जो आलस्य से उनको बाहर निकालना चाहता है, उनको युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहता है अपने कोमल स्पर्श हाथ फेर कर। ठीक है, इसके अंदर बस यही है। कविता से आगे है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा करें। भारत में एक साल में 6 ऋतुएं होती हैं। इन सबका अपना अलग अलग महत्व है। यानी कि भारत के अंदर टोटल 6 साल, एक साल में यानी कि 1 ईयर के अंदर कितनी होती है, 6 सीजन्स होते हैं। और उनका अलग अलग क्या होता है, उनका इम्पोर्टेंस होता है, अलग अलग महत्व होता है। इनमें वसंत ऋतु सबसे निराली और विचित्र है। यानी कि इसके अंदर क्या है, वसंत ऋतु है वो क्या है, बहुत ही अलग है, बहुत ही अच्छी है, विचित्र है। इसे सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु माना जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सबसे अच्छी, सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छी ऋतु माना जाता है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। यानी कि इसमें क्या होती है, प्रकृति मतलब बढ़ती जाती है, मतलब प्रकृति हरी भरी ही होती जाती है। इस ऋतु में पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं। इस ऋतु में क्या होता है कि पेड़ों में पत्ते आ जाते हैं, एक बार झड़ जाते हैं तो उसके बाद में पेड़ पे नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। यह ऋतु स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। चारों ओर खिले फूल, आम और बोर की मादक महक, कोयल की मधुर कूक और सरसों के फूल इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं।
यानी कि इसके अंदर क्या होते हैं, आम खिलते मतलब आम होते हैं, आम के फल इसी टाइम तो आते हैं। और बोर भी हम खाते हैं, ना, बेर वगैरह। मादक महक यानी कि बहुत ही अच्छी उनकी खुशबू होती है, कोयल की मधुर आवाज़ होती है, और सरसों के फूल होते हैं। मतलब कि खेतों के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे पीले पीले फूल दिखाई देते हैं, बहुत ही सुंदर लगता है वो नज़ारा। और यानी कि यही क्या करते हैं, इस ऋतु को उमंग से भर देते हैं, यानी कि खुशियों से भर देते हैं, एक तरीके से आलस को दूर कर देते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है, यानी कि इसकी यही विशेषता है जिसके कारण क्या है, वसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। ठीक है। वसंत ऋतु में आने वाले त्यौहार के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। वसंत ऋतु में, यानी कि ज़्यादा बड़ा तो हम लिखेंगे नहीं, हमें क्या ही करना है इसके बारे में, ये ऐसे क्वेश्चंस तो वैसे भी नहीं आते हैं, लेकिन एक बार हमारी एक्टिविटीज़ के लिए लगे। वसंत ऋतु में मुख्यतः वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि तथा होली का त्यौहार मनाए जाते हैं। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना और यज्ञ हवन आदि किया जाता है। इस अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है। हमने इतना सा निबंध लिख दिया है, ज़्यादा बड़े लिखने की ज़रूरत नहीं है। वसंत ऋतु में, यानी कि वसंत ऋतु के अंदर क्या होते हैं मुख्यतः, यानी कि जो मेन फेस्टिवल्स होते हैं, लाइक ओकेशंस होते हैं, वो कौन से होते हैं। एक तो वसंत पंचमी होती है, महाशिवरात्रि होती है, और होली का त्यौहार भी उसी। तो वसंत पंचमी भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा इस पर। वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन क्या होता है, जो हमारी विद्या की देवी है सरस्वती माता, उनकी पूजा की जाती है और यज्ञ हवन आदि किया जाता है। यानी कि कई लोग यज्ञ हवन भी करवाते हैं इसके लिए, तो यज्ञ हवन भी किया जाता है। इस अवसर पर मेलों का भी आयोजन किया जाता है, यानी कि इस समय में क्या होता है, मेलों का भी आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यहीं पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। और ये आपको कैसा लगा, अब नेक्स्ट चैप्टर के हम पहले शब्दार्थ करेंगे और उसके बाद में हम उसके बारे में चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय।